जम्मू के बारामूला में आतंकियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, 3 जवान गंभीर रूप से घायल, सेना की गाड़ी भी हुई क्षतिग्रस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सचिन तेंदुलकर ने की मुलाकात, आदर्श ग्राम योजना के तहत एक गांव गोद लेने की जताई इच्छा। स्वच्छ भारत अभियान में मोदी के 9 रत्नों में शामिल है सचिन का नाम। पीएम मोदी ने किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना का आगाज, सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं का भी हुआ शुभारंभ। योगुरु बाबा रामदेव ने भी स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ाया आगे, रामदेव ने हरिद्वार में की गंगा नहर की सफाई। संकल्प आनंद खुदकुशी मामले में गृह मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश, कल मथुरा में पत्नी संग की थी आत्महत्या। नोएडा के बरौला इलाके में गिरी स्कूल की दीवार, हादसे में एक बच्चे की मौत, 18 घायल। तमाम एग्जिट पोल के सर्वे में बीजेपी को भारी बढ़त, पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी को मिल सकता है बहुमत। मोदी लहर के सहारे ही बीजेपी को केंद्र की सत्ता हासिल हुई थी और अब एक बार फिर बीजेपी के वैसे ही अच्छे दिन आते दिखाई दे रहे हैं। तमाम एग्जिट पोलों को सच माना जाए तो महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। यानी लोकसभा के बाद विरोधी जिस मोदी लहर पर सवाल खड़े करते दिखाई दे रहे थे, उन सभी को मोदी का करारा जवाब मिलता दिख रहा है। हरियाणा में जहां सभी सर्वे बीजेपी को बहुमत मिलने की बात कर रहे थे, तो वहीं महाराष्ट्र में भी बीजेपी को या तो बहुमत मिलता दिख रहा है या फिर बहुमत के काफी करीब। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले 2 गठबंधन टूटने के बाद चारों बड़ी पार्टियों ने अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया और अकेले दम पर सत्ता हासिल करने के दावे भी करते दिखाई दिए। हर पार्टी ने जमकर विरोधियों पर हमले किए। प्रदेश की जनता को रिझाने के लिए नेताओं ने जमकर जबानी तीर भी चलाए, लेकिन मतदान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ही विरोधियों पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है, लेकिन सवाल उठता है, बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रदेश की सीएम की कुर्सी पर कौन आसीन होगा? आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जिया न्यूज की इस खास कार्यक्रम राज चक्र में आज फिर आपका स्वागत है। मैं एसएन विनोद आज अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करूंगा महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने की संभावनाओं के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। जी हाँ, मतदान के बाद आज तमाम एग्जिट पोल्स के मुताबिक महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का असर पूरी तरह पड़ता दिख रहा है। इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के सिंहासन के हिलने और बीजेपी की सरकार बनने की पूरी संभावना जताई गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले दम पर सत्ता हासिल करती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया था। ऐसे में अब बीजेपी किसी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए आगे करती है, इस पर अभी फैसला होना है। राजचक्र में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसमें हमारे साथ देंगे राजनीतिक विश्लेषक दुर्गेश उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम, बीजेपी के नेता दीपिका शर्मा, साथ ही मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस नेता कमलेश राय। तो चलिए शुरू करते हैं राजचक्र में आज का सफर, कौन बनेगा मुख्यमंत्री।
महाराष्ट्र और हरियाणा में 29 अक्टूबर को ही असली तस्वीर साफ होगी जब वोटों की गिनती होगी। लेकिन मतदान के बाद तमाम एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की ही सरकार बनने के पूरे आसार हैं। लेकिन इस बीच सभी के जहन में यह सवाल उठता है कि आखिर महाराष्ट्र और हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। आइए बीजेपी की ओर से इस पद के अहम उम्मीदवारों पर डालते हैं एक नजर। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा था और उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाया। ऐसे में जिस तरह से दोनों ही राज्यों में बीजेपी की ही सरकार बनने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं, उसके बाद पार्टी के लिए इस पद के लिए फैसला करना बाकी है। हालांकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की रेस में जो नाम आगे बताए जा रहे हैं वो हैं महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, विधानसभा में विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से और विधान परिषद में नेता विपक्ष विनोद तावड़े। इन दावेदारों में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। फडणवीस को प्रधानमंत्री मोदी और संघ की पसंद भी माना जाता है। बताया यह भी जाता है कि 14 अक्टूबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में हुई बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति भी बन चुकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी के कद्दावर नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे के भी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन कार्यकर्ताओं के जरिए अपना नाम मुख्यमंत्री पद के लिए उठाना पंकजा मुंडे के खिलाफ भी जा सकता है। विनोद तावड़े का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बताया जा रहा है। प्रदेश में विधान परिषद में नेता विपक्ष तावड़े ने हालांकि एक चुनावी सभा में कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो गृह मंत्री वे ही बनेंगे। वहीं सरपंच से मंत्री तक का सफर तय कर चुके एकनाथ खड़से भी मुख्यमंत्री की रेस में आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में खड़से की पकड़ है, लेकिन बढ़ती उम्र और खराब सेहत इनके खिलाफ भी जा सकती है। केंद्रीय परिवहन मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता नितिन गडकरी को सीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन वो साफ कर चुके हैं कि अब मुंबई नहीं बल्कि दिल्ली में ही रहकर काम करना पसंद करेंगे। महाराष्ट्र की ही तरह हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार जाती दिख रही है और बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के लिए असली तस्वीर सामने नहीं आ पाई है। हालांकि इस रेस में दो नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु और रामविलास शर्मा। हरियाणा के सीएम पद के लिए कैप्टन अभिमन्यु का दावा सबसे मजबूत बताया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके अभिमन्यु के सीएम बनने के संकेत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी दे चुके हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए रामविलास शर्मा का नाम भी इस रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है, क्योंकि इनके प्रदेश अध्यक्ष रहते ही बीजेपी को हरियाणा में सत्ता मिलती दिख रही है। इन दोनों के साथ साथ बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह और चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम भी इस लिस्ट में बताया जा रहा है। बहरहाल इतना तो तय है कि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार बनने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं और ऐसे में बीजेपी मुख्यमंत्री के लिए किन दावेदारों के नाम पर आखिरी मोहर लगती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो कौन सी पार्टी बनाएगी महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार और कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मतदान के बाद, कल संपन्न हुए मतदान के बाद और विशेषकर विभिन्न एग्जिट पोल्स की रिपोर्ट आने के बाद पूरी सियासत में इस बात की अब लेकर गर्मा गर्म चर्चा चल रही है। अनुमान लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और इस बीच जो कुछ नाम उभर कर आ रहे हैं उन पर उनके पक्ष में और विपक्ष में कई तरह की बातें भी कही जा रही है। लेकिन बहरहाल जो सबसे अहम मुद्दा है अभी चर्चा का कि चूंकि अभी एग्जिट पोल्स के रिपोर्ट आए हैं, अभी परिणाम आए नहीं, परिणाम अगले 19 तारीख को आएगा। लेकिन अगर कोई यह संकेत है एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स, तो उससे यह तो साफ है कि अगर बहुमत में न सही तो सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह आगे रहेगी और बहुमत के बहुत निकट रहेगी। ऐसे में यह तय है कि उन्हें सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि आज भी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व दोनों इस बात पर अडिग है कि चुनाव परिणाम आने दीजिए, बहुमत उनके पक्ष में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन चूंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, हर पहलू पर विचार मंथन आवश्यक होता है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र की चर्चा करेंगे, फिर हरियाणा पर आएंगे। महाराष्ट्र में जो स्थिति उभर के आई है, यह ध्यान रहे कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी जो है चुनाव अभियान की कमान संभाल रखी थी, क्योंकि उन्हें यह पुनर्स्थापित करना था कि लोकसभा में अगर विजय मोदी लहर के सहारे हुई है तो इन सारे प्रदेशों में भी मोदी लहर के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और बिल्कुल निर्विवाद रूप से यह स्थापित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अब अगर किसी पर निर्भर है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इस पर अलग अलग हम अपने अतिथियों से चर्चा करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है, कौन सी राजनीति है। लेकिन बहरहाल अब जो मुख्यमंत्री पद की बात होती है महाराष्ट्र में, तो जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट देखा, 3 नाम सामने आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से और विनोद तावड़े जो विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये 3 नाम आए हैं और इनके साथ ही अभी भी हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनकार कर चुके हैं, अपनी इच्छा बता चुके हैं कि अब वे केंद्रीय राजनीति अर्थात राष्ट्रीय राजनीति में रहेंगे, प्रदेश की राजनीति में वापस नहीं जाते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय तो आला कमान का होगा, अभी उसकी बैठक 19 के बाद होगी, तो अभी भी उनका नाम साथ में चल सकता है। मैं जरा फजल इमाम से पहले पूछना चाहूँगा, फजल जी, यह जो संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही हैं, यह तो जो नाम सामने आए हैं वो सार्वजनिक हो चुके हैं, कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें एक मुद्दा आता है कि महाराष्ट्र को मैं ध्यान दूँ, महाराष्ट्र एक अकेला ऐसा प्रदेश है जिस पर पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की नज़र लगी रहती है। मुंबई प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, जो टैक्स के रूप में आय होती है भारत सरकार को सर्वाधिक महाराष्ट्र होती है जी। एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ कोई एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री दोनों एक तरह से ताकतवर होते हैं और ऐसे वहाँ नेता मौजूद हैं। अब ये जो 3 नाम आए, अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आपको क्या लगता है कि वह जो एक परंपरा रही हुई है महाराष्ट्र में कद्दावर मुख्यमंत्रियों की, और महाराष्ट्र प्रदेश का जो महत्व है राजनीति में और आर्थिक क्षेत्र में, उसको देखते हुए इन तीनों में से, और गडकरी का भी हम ले लेंगे, 4 नाम होते हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होगा? नहीं, मुझे जहाँ तक विनोद जी मेरा ये मानना है कि इन 4 नामों का जिक्र किया उसमें नितिन गडकरी सबसे उपयुक्त नाम मेरे नज़रिए से, क्योंकि उनको केंद्र का अनुभव भी है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, और बाकी जो 2-3 नाम चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, उसके बाद अगर कोई है तो वो जो विपक्ष के नेता अभी एकनाथ जी हैं, वो मुझे सबसे ज़्यादा कद्दावर अभी लगते हैं, क्योंकि उनको एक अनुभव भी है, सरकार चलाने का अनुभव है। ठीक है कि देवेंद्र फडणवीस युवा हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इन 3-4 नामों में अभी आपने जिसका जिक्र भी किया कि आला कमान को फैसला करना है, या यूँ कहें कि आरएसएस को फैसला करना है कि वहाँ का मुख्यमंत्री किसे बना जाए, अगर नितिन गडकरी के नाम पर संघ परिवार अगर चाहेगा, अगर डिट्टो कर देगा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि नितिन गडकरी दिल्ली में रहेंगे, उन्हें बहरहाल महाराष्ट्र जाना होगा, मुंबई संभालना होगा। तो मुझे लगता है कि नितिन गडकरी इन सब में से सबसे ज़्यादा उपयुक्त नाम है, कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें केंद्र का भी अनुभव है, मुंबई का भी अनुभव है, पहले भी मुंबई संभाल चुके हैं। तो इन 4 नामों में मेरी जहाँ तक राय है, नितिन गडकरी सबसे ज़्यादा उपयुक्त भाजपा के लिए होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं आज ताज़ा उदाहरण देना चाहूँगा, आज भी मेरी भी बात हुई इससे, आज उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण, जैसे मैंने खुद ही कहा कि अब आपको जब याद है जब 1995 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, वो पूरा कार्यकाल वो जो 4.5 वर्षों का था, वो सिर्फ नितिन गडकरी की उपलब्धियों के कारण जाना गया था, समझा। वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के रूप में उन्होंने जो पूरे महाराष्ट्र में जो काम किए, सड़कों का जाल बिछाया, उड़ान पुलों का जाल बिछाया, फ्लाईओवर्स इतने बने कि आज भी उनको तो लोग कहने लगे थे कि उड़ान पुल मंत्री, इस रूप में उनको पहचाना जाने लगा। तो मैंने यही जैसे याद दिलाया कि अब आपको एक और अवसर वहाँ पर मिलेगा जो पूरे महाराष्ट्र में आप अपनी क्षमता और अपनी उपलब्धता का परिचय दे पाएंगे, और जो आपका विजन है। उन्होंने बड़ा सटीक जवाब दिया कि अब जो जहाँ मैं अभी हूँ उसका जो पूरे महाराष्ट्र का जो बजट है उससे दुगना बजट अभी हमारे विभाग में है, और ये वहाँ सिर्फ अगर महाराष्ट्र में पुलों का सड़कों जाल बिछाया, ये तो पूरा देश मेरे सामने अभी है,
और उन्होंने बहुत सारी योजनाओं की जानकारी दी। उससे यह साफ लगा अब वो जो काम वो 1995 में कर चुके हैं महाराष्ट्र में, अब वो ये 2014 के बाद जो 5 साल का कार्यकाल है वो पूरे देश में करना चाहते हैं। अब एक राष्ट्रीय पहचान चाहते हैं और एक अब कोई इनकार नहीं करेगा कि उनकी जो एक छवि अब बन रही राष्ट्रीय स्तर पर एक कद्दावर नेता के रूप में शायद आगे चलकर जो देश की भावी राजनीति होगी उसमें वो शायद अहम भूमिका रहेगा। इसलिए हम समझते हैं कि उनके नाम को अभी अलग ही रखना होगा। अब क्या मैं बताइए आपसे कि जहाँ तक अब एक नाम आ गया देवेंद्र फडणवीस का, जिन्होंने कहा कि अनुभव का वो नागपुर के मेयर रह चुके हैं और बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का उनको अवार्ड मिल चुका है। बहुत अच्छे वक्ता है, वो भी विजन वाले हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और जो अभी जिस युवा पीढ़ी को आगे करने की बात हो रही है उस कसौटी पर तो सर्वाधिक कोई खरा उतरता है देवेंद्र फडणवीस से। और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अभी पिछली बार जब प्रधानमंत्री नागपुर में बैठे चुनावी भाषण कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के रूप में नागपुर ने पूरे देश को एक उपहार दिया है, इट्स ए गिफ्ट। वो इस तरह से प्रसंग है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि शायद देवेंद्र फडणवीस की पहली पसंद हो? मुझे लगता है विनोद जी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस में वो सब सारी खूबियाँ, वो सारी योग्यताएं जो है मौजूद हैं। वो एक तो विदेश से पढ़े लिखे हैं और इतने सबसे अर्ली एज में वो मेयर बने। और दूसरी बात हमको देखना चाहिए, अभी हम लोग नितिन गडकरी जी की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जो कैंपेनिंग के दौरान कई ऐसी सभाएं हुई जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नितिन गडकरी भी मंच पे जो है आसीन थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया। और जाहिर सी बात है केंद्र में उनके पास एक अच्छी खासी जिम्मेदारी है और अभी वो मोदी कैबिनेट के बहुत अहम हिस्से हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की जो नाम की जो चर्चा अभी शुरू हुई है, मुझे लगता है कि ये अंजाम तक पहुंच सकती है और कहीं ना कहीं और उनके नाम पर मुहर लग सकती है। क्योंकि अगर जो भी जिन 4 नेताओं की बात हो रही थी, अगर उनको एक एक करके देखा जाए तो एकनाथ खड़से निश्चित रूप से पुराने हैं और वहाँ की स्थानीय राजनीति में उनका अपना कद है, लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसा कारण है जिसमें वो पिछड़ जाएंगे। तावड़े के साथ भी कुछ जो है बहुत एक स्ट्रांग जो कहना चाहिए, जो मुख्यमंत्री में योग्यता और गुण होने चाहिए, वो उसमें मेरे ख्याल से उसमें पूरी तरह से फुलफिल नहीं होते हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद एक जो है बैकिंग दिखाई पड़ रही है देवेंद्र फडणवीस को लेकर के, तो मुझे लगता है कि इस बात से फिलहाल सहमत हुआ जा सकता है कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में कल को आगे किया जा सकता है। चलिए अब मैं चलता हूँ सीधे से, हमारे पास दीपिका जी मौजूद है, दीपिका शर्मा भारतीय जनता पार्टी की। आपसे इसके पहले कि मुख्यमंत्री संभावना किस व्यक्ति में देखे, उसके पहले चूंकि भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करती है, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप बिल्कुल आश्वस्त हैं कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार बनेगी ही? और अगर बनेगी और अगर बहुमत नहीं मिलता है, दीपिका जी मैं आपसे जान सकूँ, अगर बहुमत नहीं मिला, आप सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आप उभरती हैं और बहुमत के नज़दीक पहुँचती हैं, वैसी स्थिति में सरकार बनाने के लिए आप किसके दरवाजे पर दस्तक देंगी? विनोद साहब, सबसे पहले तो विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस एंड ह्यूमिलिटी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी ही सरकार को बहुमत मिलेगा और ये पहली बार ऐसा महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण रूप में उभर के आ रही है। और मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, और विनोद साहब अगर आपने ये बात नोट करी हो कि नॉर्मली जो एग्जिट पोल्स जो दिखाते हैं वो कंजर्वेटिव एस्टिमेट दिखाते हैं, हमेशा जो रिजल्ट होते हैं उनके ज़्यादा ही निकलते हैं, आमतौर पे ये देखा गया है। तो मैं ये समझती हूँ, और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी इतने पॉपुलर करिस्मेटिक लीडर हैं और उन्होंने इतनी रैलीज की हैं, डायरेक्ट लोगों के साथ कनेक्ट किया है उन्होंने, और जिस प्रकार से वो केंद्र में डेवलपमेंट का एजेंडा, पूरे देश में डेवलपमेंट का एजेंडा लेके आए हैं, तो मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार किसी भी अपने सहयोगी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अपने पूर्ण बहुमत पे अपने ही स्ट्रेंथ पे हम सरकार बनाएंगे। दीपिका, देखिए सवाल है कि अब तो मतदान हो चुका है, अब तो ईवीएम में बंद हो चुके हैं मतदाता की पसंद, 19 तारीख को परिणाम सामने आएगा। लेकिन जिस एग्जिट पोल की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें जो आया है, न्यूनतम जो संख्या आपके पक्ष में है वो है 103, अधिकतम है 154, फासला बहुत बड़ा है। 154 तो आपको बहुमत मिल जाता है, किसी की जरूरत नहीं है। और अगर 103, 120, 124, 127 ये सब,
तब तो बगैर किसी की मदद के आप सरकार बना पाएंगे। और वहां की जो राजनीतिक स्थिति फिलहाल है, चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जिस तरह से तीखे शब्दों के प्रयोग एक दूसरे पर किए गए, तो अगर हम एलिमिनेट करना शुरू करेंगे कांग्रेस पर, जिस प्रकार का आपका आरोप, कांग्रेस आपके साथ आएगी नहीं। एनसीपी, जो ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कभी कि जो शरद पवार के व्यक्तिगत रिश्ते हैं भारतीय जनता पार्टी में, शायद हुआ है, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी को नेचुरल करप्ट पार्टी घोषित कर दिया। राष्ट्रवादी पार्टी नहीं कह के भ्रष्टाचारवादी कह दिया। और तो और शरद पवार और अजीत पवार के रिश्तों को लेकर भी चाचा भतीजा करके उन्होंने बहुत सारे बयान किए। उनके चुनाव चिन्ह को लेकर के व्यंग्यात्मक ढंग से उनकी आलोचना की। ऐसे में यह नहीं लगता कि एनसीपी भी अब आपका साथ देगी। एमएनएस समाप्त है अगर एग्जिट पोल कोई आधार है तब। अब बच गया आपका सिर्फ शिवसेना विचारधारा के आधार पर, जो पिछले 25 वर्षों से गठबंधन का आपका सहयोगी था, वही बच करेंगे। वो दूसरे नंबर पर दिख रही है, वो 70 से ऊपर सीटें उनको देते देख रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई संभावना बनती है कि फिर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाएगी? विनोद साहब, राजनीति में कोई भी परमानेंट विरोधी नहीं होता, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से आपने बताया कि शिवसेना हमारे आइडियोलॉजिकल पार्टनर रही है पिछले 25 सालों से, और कहीं ना कहीं पे नरेंद्र मोदी जी ने हर रैली में कहा है कि वो बाला साहब ठाकरे का बहुत सम्मान करते हैं। तो अगर कोई ऐसी विशेष परिस्थिति उठती है तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे जो केंद्रीय जो लीडरशिप है, वो इसके ऊपर उपयुक्त समय पे फैसला लेगी। मैं ये समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे पूर्ण बहुमत से महाराष्ट्र में आएगी और एक इतिहास बनाएगी। वो तो हम अलग है, अभी हम संभावनाएं बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, बहुमत नहीं मिलता है, वैसी स्थिति में आपके पास कौन से विकल्प है, कौन दूसरे सहयोगी है जिनके साथ आप सरकार बनाएंगे? विनोद साहब, मैं समझती हूँ ये प्रश्न ही उस क्षेत्र में है जिसको हम स्पेकुलेशन कहते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर ये प्रश्न, ये जो इशू है, अगर हम 19 तारीख को डिस्कस करें तो ये सबसे बेहतर रहेगा। दीपिका जी, हम आज चर्चा कर रहे हैं तो आज तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, और आप बोल ही चुके राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, उसी आधार पर हम चर्चा करें। दुर्गेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। जैसा मैंने कहा कि यह तो त्याज्य है, कांग्रेस अलग कर दीजिए, सब अलग कर दीजिए, एक एनसीपी, चूंकि शिवसेना के साथ भी जिस तरह से शिवसेना की ओर से स्वयं उद्धव ठाकरे में और उनके जो मुखपत्र सामना ने भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़ दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरह से व्यक्तिगत आरोप लगाए, तीखे शब्दों में आरोप लगाए, आलोचना की, बल्कि अगर ये कहा जाए तो कहीं ना कहीं अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। वैसे में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर उनके दरवाजे पर जाएगी? क्योंकि ध्यान रखें, नितिन गडकरी ने एक बयान दिया कल कि हम कोई अर्जी लेकर के उनके पास जाने वाले नहीं है, सरकार बनती है या नहीं बनती है कोई परवाह नहीं है, वो तो इतना तक भूल गए, है ना, हम अर्जी लेकर उनके पास कोई जाएंगे। तो वैसे में एक एनसीपी है, तो क्या आपको लगता है कि एनसीपी के साथ कोई गठबंधन हो सकता है? मुझे विनोद जी, अभी जो है जिस तरह से एग्जिट पोल में इतनी एक जबरदस्त बढ़त जो है भारतीय जनता पार्टी को दिखाई जा रही है, और जिस तरह से देखिए कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी का हिस्सा भी रहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने धुआंधार रैलियां की और जितनी भीड़ उमड़ी, और उसके बाद अब ये वोटिंग के बाद एग्जिट पोल्स, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक बहुत तगड़ा एक मोमेंटम बना हुआ है, और पार्टी कहीं ना कहीं एक हाई रिस्क लेकर के चल रही है कि या तो हम अपने बल पर बहुमत में आएंगे, सरकार बनाएंगे, और बाकी और मुझे लगता है कि यही कारण भी रहा कि शिवसेना के साथ गठबंधन टूटा, और गठबंधन टूटने के बाद आपको थोड़ा हम लोगों को ये भी विचार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने शिवसेना को छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस पर खूब हल्ला बोला, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन्होंने उद्धव ठाकरे या उनकी फैमिली या बाला साहब का सम्मान करते हुए उन्होंने शिवसेना को पूरी तरह से इसमें जो है कोई भी आक्षेप नहीं किया। लेकिन शिवसेना ने अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी को भी माना और अपने बिल्कुल। तो अभी जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि हम लोग दीपिका जी को सुन भी रहे थे, कि अभी
ये लोग अभी बिल्कुल नहीं मानेंगे कि इनको कहीं ना कहीं किसी की जरूरत पड़ेगी। हाँ, 19 तारीख के बाद मुझे लगता है कि राजनीति है, और राजनीति में सबसे जो है कॉमन बात यही होती है कि कोई भी परमानेंट मित्र या शत्रु नहीं होता, तो किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, मैं फिलहाल इतना जरूर महसूस करता हूँ कि शायद इसकी आवश्यकता ही न पड़े। हाँ, तो चलिए, तो महाराष्ट्र में बीजेपी की ही सरकार बनने के पूरे आसार जताए गए हैं, लेकिन कुछ सर्वे के मुताबिक बीजेपी बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह सकती है। ऐसी सूरत में बीजेपी को किसी ना किसी से समर्थन की जरूरत तो पड़ेगी। सवाल उठता है कि बीजेपी किसके साथ हाथ मिला सकती है, शिवसेना से या फिर किसी और से। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना की 25 साल पुरानी दोस्ती टूट गई। दोनों अकेले ही चुनाव मैदान में उतरे। प्रचार के दौरान बीजेपी ने अपना पूरा जोर कांग्रेस और एनसीपी पर ही लगाया। अपनी पुरानी साथी रही शिवसेना पर चुप्पी साधी रही, लेकिन शिवसेना ने इसके उलट बीजेपी पर जमकर हमले किए। कभी प्रधानमंत्री मोदी की तुलना अफजल खान से की, तो कभी मोदी के पिता पर ही ताने मारे। चुनाव से पहले बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना के छोटे भाई की भूमिका में ही रही। उसे शिवसेना के मुकाबले कमतर ही आंका गया, लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं और शायद बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा था, इसीलिए शिवसेना की मांगों के आगे न झुकते हुए अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। मतदान के बाद आए तमाम एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी का यह फैसला काफी हद तक सही साबित होता दिख रहा है। बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिखाई दे रही है। कुछ सर्वे में बीजेपी को साफ बहुमत के संकेत हैं, तो वहीं कुछ में पार्टी बहुमत के आंकड़े से थोड़ी पीछे रहती दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी को किसी के सहारे की जरूरत तो होगी। सवाल उठता है कि इस सूरत में बीजेपी किससे मिलाएगी हाथ? शिवसेना से फिर करेगी दोस्ती? रामदास आठवले ने भी दिए संकेत। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर शिवसेना ने जमकर हमले किए, लेकिन बीजेपी शिवसेना पर उतना हमलावर नहीं रही और बीजेपी के कई नेता चुनाव बाद शिवसेना से हाथ मिलाने का संकेत भी दे चुके हैं। और मतदान के दिन बीजेपी की एक और सहयोगी आरपीआई के नेता रामदास आठवले भी कुछ ऐसा ही बयान दे चुके हैं। ऐसे में बीजेपी फिर से शिवसेना की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा सकती है, लेकिन शिवसेना बीजेपी से हाथ मिलाएगी या नहीं, और बीजेपी को इसकी जरूरत पड़ती है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच विवाद मुख्यतः दो बातों पर टिका था। एक बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका की बात थी और उसी को लेकर सीटों के बंटवारे को लेकर। और चूंकि यह एक पहले से स्थापित परंपरा है, जो कि बार बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया शिवसेना को कि भाई जहां तक मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का सवाल है, जिस पार्टी के विधायक ज्यादा हो उनको मिलेगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इस बात को नहीं माने, नतीजा हुआ गठबंधन टूटा। लेकिन अब फिर अगर यह एग्जिट पोल के संकेत सही हैं, तो यह तो तय है कि सभी का फैसला जनता ने कर दिया। बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी को लेकर खड़ा कर दिया। ज़्यादा विधायक उनके होंगे तो दावेदारी मुख्यमंत्री पद पर उन्हीं की रहेगी। ऐसे में अगर एक बार फिर शिवसेना उनका गठबंधन होता है, तो मुझे लगता है कि अब मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। रही बात ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की, मैं आपको बताता हूँ, कल के बाद से अगर कल देखा तो उद्धव ठाकरे के स्वर भारतीय जनता पार्टी को लेकर नरम पड़ गए हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, जब उनसे पूछा कि आपने तो प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाए, बोला कि मैंने कभी भी प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया। जिस लेख को लेकर सामने में जो छपा था विवाद हुआ अग्रलेख को लेकर, उसके संपादक ने कह दिया कि मैंने कोई अपमान ऐसा किया। मतलब ये एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने की सगर। रही बात आरोप प्रत्यारोप, तो एक दीपिका जी बहुत, चूंकि चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारे ऐसे होते हैं, एक वाक्य मैं सुनाना चाहूँगा, बिहार का है। वहाँ एक कद्दावर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कृष्णवल्लभ सहाय के विषय, बहुत कद्दावर माने जाते थे। जब कांग्रेस में स्प्लिट हुआ तो वो कांग्रेस ओ में चले गए थे। 71 के इलेक्शन की बात है। मशहूर पत्रकार लेखक शंकर दयाल सिंह कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार थे हजारीबाग से। उनके पिताजी केवी सहाय के मित्र थे कामता प्रसाद सिंह, वो इसलिए शंकर दयाल जी उनको बाबूजी कहा करते थे।
चुनाव प्रचार के दौरान सर्किट हाउस में केबी साहब ठहरे थे, किसी ने आकर बोला कि शंकर दयाल सिंह तो हर चुनावी सभा में आपको गालियां बक रहे हैं। उनका ऐसी बात है, कहाँ है? तो यहीं ठहरे हो, तो बुलाओ उसको। शंकर दयाल जी को बुलाया गया, तो कहा कि शंकर सुना कि तुम मुझे गालियां बकते चल रहे चुनाव में। केबी साहब ने कहा, तो शंकर दयाल जी ने कहा कि बाबूजी पहले यह बताइए कि आप ये चाहते हैं कि नहीं कि मैं चुनाव में जीतूं? बोले हाँ जीतो चाहूंगा। तो फिर उनका सवाल था कि जब हजारीबाग में अगर मैं आपको गाली नहीं बकूंगा तो मुझे वोट कौन देगा? उस पर वो हंसले कि अच्छा जाओ जाओ, और लाउड स्पीकर वगैरह चाहिए तो ले जाओ, जितना गाली बकना बको। यह वाकया सिद्ध करता है कि चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी बातें होती है, बाद में ऐसा कुछ नहीं होता है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच भी संभवतः ऐसा कुछ अवसर आया कि ये वो सारे गिला शिकायत भूल करके पुनः, चूंकि बात विचारधारा की है, पुनः एक मंच पर वो आ सकते हैं। यह तो रही कि सरकार बनाने की, अगर आपको संख्या बल में कम आता है तो। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से। तो दीपिका जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि कई नामों की हम लोगों ने चर्चा की, देवेंद्र जी की, स्वयं गडकरी जी की, देवेंद्र फडणवीस की, एकनाथ खड़से की, विनोद ताड़े की और पंकजा मुंडे की। इन दोनों के जो चार नाम जो आते हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि अंततः पार्टी हाईकमान का फैसला किसके पक्ष में जाएगा? विनोद साहब, हम तो बहुत एक साधारण कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इस पे निर्णय देना या इस पे विश्लेषण भी करना कि जो आपने 5 नाम दिए हैं, कदावर यंग नेता हैं सारे के सारे, और अपने आप में पूर्ण रूप से सक्षम हैं महाराष्ट्र की डोर संभालने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप का फैसला होगा, और सभी ने टेलीविजन चैनल्स पे, आप खूबसूरती तो देखिए, कल एग्जिट पोल हुआ और चैनल टू चैनल ये सारे नेता गए, और आप भारतीय जनता पार्टी का विशाल हृदय या इन नेताओं का विशाल हृदय देखिए, आपस में जो सहचारिता होती है, फ्रेंडशिप होती है, या एक डिसिप्लिन होता है संगठन का, वो देखिए कि हर एक युवा नेता को मैं सुन रही थी टेलीविजन पे बोलते हुए कि हम संगठन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, जो वो फैसला होगा हमारे सर माथे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने साथियों के नाम भी लिए कि अगर वो बनते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मुझको ये बहुत अच्छा लगा कि ये जो सेकंड जनरेशन लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी में आ रही है, ये उदारवादी है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने रैलीज में कहा कि हम बाला साहब का बहुत सम्मान करते हैं, उनके अगेंस्ट हम कुछ नहीं बोलेंगे, और जिस प्रकार से एक मित्र होने के नाते, या आप छोटा भाई बोल दीजिए, उसके होने के नाते शिवसेना लगातार प्रहार करती रही। और विनोद साहब, आपको ये बात भी याद होगी कि राजीव प्रताप रूडी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी और महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि हम ये गठबंधन नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि हम ये गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते, परंतु नामांकन हमें वक्त नहीं मिला। अब बात से पुरानी, अब चूंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात संगठन की कही, उस पर हम आएंगे। अभी हम लोग हैं कि आखिर मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन? आपके पास मैं फिर आऊंगा बने से। अब मैं सीधे मुंबई चलता हूं, जहां कांग्रेस के हमारे नेता कमलेश राय जी मौजूद है। अब जरा उनसे जानना चाहते हैं, कमलेश जी, मतदान हो गया, एग्जिट पोल बाहर आ गए, और एग्जिट पोल के जो रिपोर्ट्स आई उसके अनुसार जो नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि देश की तरह महाराष्ट्र को भी कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र बनाएंगे, लगता है कि उनकी वह बात अब सच होने जा रही है। लेकिन अब हम यह मान के चल रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर रही है। उनका दावा है कि उनको पूर्ण बहुमत मिलेगा, किसी के सहयोग समर्थन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए वो निर्णय ले लेंगे 19 तारीख के बाद। लेकिन अगर कुछ संख्या घटती है आमदारों की, वैसी स्थिति में उनको किसी न किसी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपसे चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि आप शेष जो बचे, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और एमएलएस, इनमें से किसके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सत्ता पर आसीन होने का स्वप्न दे सकती है? नहीं, उसमें जी विनोद जी, ऐसी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जी जो यहाँ पे मुंबई में प्रचार प्रसार किए जी, उन्होंने एक चीज तो किया कि लोगों को गुमराह करने का बढ़िया काम किया, और उनके माध्यम से कुछ विचलित हुए वोटर। लेकिन अभी 19 तारीख बाकी है, एग्जिट पोल के हिसाब से
सत्ता में वो मुझे नहीं लग रहा आएंगे। उनको सहयोग किसी न किसी का लेना पड़ेगा, और सहयोग उनको शिवसेना या मन से 2 ही लोग दे सकते हैं। कांग्रेस और एनसीपी तो मेरे ख्याल से नहीं देगी, और उनके सहयोग से वो आ सकते हैं। लेकिन अभी हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी मिलकर ही फिर से सरकार बनाएगी, हम लोग जीतेंगे। ये एग्जिट पोल के ऊपर हम लोग का अभी तक भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि आम जनता में जो हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया है उस पर हमें भरोसा है, और लोग कांग्रेस की तरफ अभी भी झुकाव रख के वोट दिए हैं। कमलेश जी, आपने 2 बातें कही कि एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आए थे, हालांकि सिर्फ एक को छोड़कर किसी ने भी पूर्ण बहुमत की बात नहीं कही थी, और एक ने जो बताया था करीब करीब उन्होंने कहा था कि एनडीए को 300 से ऊपर सीटें मिलेंगी, जो सही हुई। जो एग्जिट पोल के परिणाम आए थे उस समय भी आप लोग का ही करना था, कांग्रेस पार्टी की ओर से सारे लोगों ने, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, मनीष अवस्थी, सब ने ही कहा था कि नहीं, ये एग्जिट पोल कोई मायने रखता है। लेकिन अंततः जब परिणाम सामने आए तो आज सामने है, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की गद्दी पर हासिल है। आज महाराष्ट्र में भी अभी जो है, हालांकि ठीक है कि एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न्यूनतम 103 से लेकर 154 तक दिखा रही है, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि वो पीछे हैं, और आप तो बिल्कुल तीसरे नंबर पर जाते दिखाई दे रहे हैं, तीसरे और चौथे पर। तो एग्जिट पोल को हम ये बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। और अगर आप जो बोल रहे हैं, फिर मुख्यमंत्री की बात कही कि आपने उनके कामों को देखते हुए, क्षमा करें कमलेश जी, आप पूरे प्रदेश की जनता का राय ले लीजिए, हम लोग घूमते हैं, आपकी पार्टी का हार का अगर मुख्य कारण है तो मुख्यमंत्री का चेहरा, वो व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हो सकते हैं, उस पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी छवि है, लेकिन एक निष्क्रिय निष्फल मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए। और तो और आप जो बात कर रहे हैं कमलेश जी, स्वयं मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि भ्रष्टाचार के सारे आरोप आते रहते थे, गठबंधन की मजबूरी थी, मैं एनसीपी के नेताओं के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सका, तक अगर मैं कार्रवाई करता तो शायद कांग्रेस पहले खत्म हो जाती। वो स्वीकार कर चुके हैं कि वो मजबूर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह वो भी एक मजबूर शिथिल मुख्यमंत्री थे, जिसके कारण आपकी दुर्गति हुई है। कमलेश जी, एक्चुअली पिछली बार आप देखे होंगे जी कि एक पूरे देश में हवा उड़ाया गया कि काला धन विदेश से लाएंगे, और वो सारा पैसा कांग्रेस के मंत्रियों का है, और उसके आधार पे पूरे देश में प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ना काला धन था, ना किसी कांग्रेस का था। अब उन सब चीजों को भूल के, और प्रधानमंत्री जी ने नया एक नारा दिया, साफ सफाई मुहिम। तो इस तरह लोगों को जो साफ सफाई मुहिम दी है कि 125 करोड़ अगर चाह दे तो भारत में गंदगी नहीं रहेगी। तो ये तो एक भारत परंपरा प्रथा के आधार पे चला है, और यहाँ पे आप जानते हैं कि इस देश की एक रचना है कि जाति समीकरण के नाम पे, और अपने एक परंपरा प्रथा जो भारत की संस्कार है उसके आधार पे लोग कमलेश जी, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने गुमराह लोगों को किया, गलत वादे किए, अब जो भी हो, लेकिन जनता ने विश्वास किया लोकसभा से लेकर विधानसभा तक। आज तक भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अकेले के दम पर सरकार कभी सपना नहीं दे सकती, अब वो बहुमत पारी है। हरियाणा, जहां पिछले विधानसभा में उनके सिर्फ 4 विधायक थे, आज वो बहुमत के कगार पर हैं। इसका मतलब अगर आपकी बात मान भी ले जाए कि नरेंद्र मोदी ने लोगों को, देश को गुमराह किया, लेकिन देश की जनता ने उसे स्वीकार किया, ये तो आपको मानना पड़ेगा। दीपिका जी, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं, यह जो एक आरोप लगता है, क्योंकि वो चुनाव से जुड़ा हुआ है, काला धन की बात आती है, गलत वादों की बात आती है, उसमें आप अपने बचाव में, चूंकि देखिए एक संगठन की बात अभी आई, बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं, आपने खुद ही बात की संगठन की। अब यह देश के बुद्धिजीवियों और जो थोड़ा बहुत भी कंसर्न रखते हैं देश की राजनीति से, उनके बीच यह चर्चा शुरू हो गई है कि पूर्ण बहुमत तो हम लोगों ने केंद्र में और राज्यों में दिया, जो गठबंधन का युग था उसको समाप्त कर दिया। लेकिन जैसा कि एक पुरानी कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, यह एक चर्चा शुरू हो गई कि कहीं नरेंद्र मोदी इस पचड़े में पड़कर कहीं वो बिल्कुल एक एकाधिकार की भावना के साथ सत्ता और संगठन दोनों पर अपना कब्जा तो नहीं चाहते।
नहीं विनोद साहब, देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो जो आपके कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रोग्राम में, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि काला धन के पीछे भागने के बजाय जो आप ही के अकाउंट्स में जमा है, आप कृपया करके पहले अपने संगठन के बारे में चिंता कीजिए, अपनी चिंता कीजिए सबसे पहले। और दूसरी बात है, जहां तक आपके आरोप है नरेंद्र मोदी जी पे कि वो अभी तक आए और उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने देखिए जिस प्रकार से, ये तो अब आरबीआई के आंकड़े हैं कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 4.2 से 5.87 पे पहुंची है, जो इन्फ्लेशन है वो 2.82% कम हुई है। दूसरी बात ये है, नहीं आप हंसिए नहीं, क्योंकि आपके लिए तो इस समय आपत्ति, बहुत बड़ा संकट आपके ऊपर है, और कृपया करके आप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप ना लगाएं, अपने संगठन और अपने अस्तित्व की आप चिंता करें। इस देश का दुर्भाग्य ये है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस, देखिए सुनिए कमलेश साहब, मैं आपको सच्चाई बताती हूं, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के सामने जो विपक्ष खड़ा है वो इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग नहीं है। वो आप अपने आप को चैलेंज नहीं कर रहे, वो आपने अपने कम्युनिकेशन के द्वार कंप्लीटली बंद कर दिए। आप रह रहे हैं इन अ स्टेट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज डिनायल। आप अपना आत्म मंथन, अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं। आपका काम सिर्फ ये है कि जो मुद्दे हैं ही नहीं उन पे नरेंद्र मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे आप पत्थर फेंके। और मैं आपको ये बात, आप 100 दिन छोड़िए, आप 100 दिन छोड़िए, 10 साल जो करने के लिए आप बोलते गए, 10 साल जो आपने कुशासन किया, देश का दिवाला निकाल दिया, ऐतिहासिक घोटाले किया, अब वो सब बातें मुझसे मत सुनिए। और कमलेश जी, मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है कि आपके सारे प्रधानमंत्री के फीता काटे हैं, जी वो काम कांग्रेस ने किया था। कमलेश जी, मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है कि आपकी हाई कमांड ने, कांग्रेस ने किया था। आज इवनिंग में आपके हाई कमांड ने दोपहर को आदेश दिए कि कोई प्रवक्ता कांग्रेस का नहीं आएगा, किसी भी चैनल पे कोई प्रवक्ता नहीं बैठ रहा। पता नहीं आप कैसे आ गए और जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आपके कोई भी प्रवक्ता किसी भी प्राइम टाइम उस पे नहीं आ रहा है जब तक कि चुनाव की, क्योंकि आपकी पार्टी घोषित कर चुकी है कि वो एग्जिट पोल को मानती ही नहीं है और वो उसको जस्टिफाई करने के लिए प्रोग्राम्स में आएगी नहीं। तो आप अपना थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आपके हाई कमांड के ऑर्डर है कि टीवी पे नहीं आना है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपको बहुत गंभीर रूप से, क्योंकि आप विपक्ष हैं और एक देश को ऑपोजिशन की बहुत जरूरत होती है, आप बहुत सीरियस तरीके से आप देखिए कि कहां आपकी लीडरशिप की डेफिशिएंसी रह गई है कि देश की जनता जो है नरेंद्र मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे अपना पूर्ण विश्वास दे रही है। कहीं ना कहीं पे ये कांग्रेस की फेलियर है और भारतीय जनता पार्टी का सक्सेस है। ये आपके लिए बहुत संकट का समय है। आप मेडिटेशन कीजिए, आत्म मंथन कीजिए, आपके लिए बहुत संकट का समय है कमलेश जी इस समय। और देश के खातिर आत्म मंथन कीजिए, जरा अपनी पार्टी में बात कीजिए, लीडरशिप की बात उठाइए जरा, ये अत्यंत आवश्यक है। विनोद, मैं सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि दीपिका जी ने जिस संगठन की बात की कि बहुत सारे युवा चेहरे आ गए, वो मंचों पर जाके एक दूसरे, लेकिन अंदर खाने बहुत सारी, वहाँ भी बहुत सारी खेमे बटे हुए। दूसरी बात यह है कि इस चुनाव में दो जो शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ी परीक्षा है कि वो कितनी सीटें लाती है और किस तरह का प्रदर्शन करती है। अगर कांग्रेस से बेहतर करती है राष्ट्रवादी कांग्रेस तो फिर तो उसकी बल्ले बल्ले। लेकिन आज ही प्रफुल्ल पटेल ने एक ट्वीट किया है, आज ही का है कि एनसीपी विल हैव ए क्रूशियल रोल टू प्ले इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर्मेशन। हाँ, जो वही मैं कह रहा था कि पटेल का आज मुझे ये कहना है कि आप अगर चुनाव के नतीजे कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत नहीं आते तो हो सकता है कि हम देखें कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक दूसरे के साथ फजल साहब, अब एक नया जो ट्रेंड शुरू हुआ और बड़ा अच्छा है, एक पॉजिटिव है। अब आज की जो युवा पीढ़ी है जो निर्णायक साबित हो रही है लोकसभा से लेकर विधानसभा में, जी, वो अब ये तथाकथित सांप्रदायिकता और तथाकथित धर्मनिरपेक्षता से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो विकास पदाधिकारी निश्चित एक अच्छा संकेत है। लेकिन फिलहाल मुख्य मुद्दा पर अभी जो संगठन की बात की दीपिका जी,
यहाँ चर्चा हो रही थी तो हम लोग का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हमारे दुर्गेश जी ने जो नाम लिया कि प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से जो प्रशंसा की देवेंद्र फडणवीस की, लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभास है और मैं आपसे उस पर स्पष्टीकरण चाहूंगा। जिस तरह प्रधानमंत्री ने बिल्कुल नागपुर की सभा में देवेंद्र फडणवीस को जो सामने खड़ा किया, उनकी प्रशंसा की, संकेत दे दिया, लेकिन उसी के साथ साथ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बीड़ की सभा में जब पंकजा मुंडे और उनकी बहन के लिए कैंपेन करने गए थे, वहां उन्होंने साफ शब्दों में एक कहा था कि मैं जनता का मूड देख रहा हूं। देश ने एक पिछड़ा वर्ग के नेता को प्रधानमंत्री बनाया है, महाराष्ट्र प्रदेश में भी ये बात दोहराई जाएगी, अमित शाह का बयान है। और मैं देख रहा हूं और जनता का मूड मतलब वहां पंकजा मुंडे के समर्थक थे, मैं देख रहा हूं और आपकी इच्छा शायद पूरी होगी। उन्होंने संकेत दिया कि पंकजा मुंडे मुख्यमंत्री बन सकती है। ऐसे में दो चेहरे आमने सामने खड़े हैं, एक प्रधानमंत्री के पसंद के रूप में और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पसंद के रूप में। इसमें फैसला आखिर कैसे होगा? नहीं विनोद साहब, इसमें कोई अंतर्द्वंद या कोई ऑपोजिशन नहीं है। देखिए, चुनाव की सदा एक रणनीति रहती है कि आप जिस क्राउड को जिस जगह पे आप उसको संबोधित कर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कदावर नेता आपके साथ खड़ा है, तो पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के अध्यक्ष ने लोगों से बोला कि मुझे पता है कि आपके मन में क्या है। तो इन वे उन्होंने संकेत दिए वहां पे खड़े होके, क्योंकि वो लोगों की आकांक्षाओं को और अपेक्षाओं को वो समझ रहे थे। तो उन्होंने लोगों की बात कही जो उनके दिल में थी, जो लोगों के दिल में थी, वो हमारे पार्टी चीफ ने वहां कही। और चलिए आपकी बात बताते हैं, अब थोड़ा हरियाणा पर भी चलेंगे। महाराष्ट्र के संबंध में यह लगता रहता है कि दो चेहरे मुख्य रूप से सामने रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस और पंकजा मुंडे के। अब कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा, तब तक प्रतीक्षा करें। अब थोड़ी हरियाणा की चर्चा करें। फजल जी बताते हैं हरियाणा के संबंध में आप क्या लगता है? क्योंकि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिलने जा रही है। 4 से सीधे वो 50 की संख्या पार करते दिख रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ। सारे राजनीतिक पंडितों ने जो घोषणा की थी कि महाराष्ट्र में तो संभवतः भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले, हरियाणा में नहीं बना पाएगी। इसके ठीक उलट अब जो इंडिकेशन सामने है, हरियाणा में तो पूर्ण बहुमत के साथ वो आ रही है। और जब वहां नेतृत्व को आता है, जैसे 2 नाम वहां है, 4 नाम बल्कि है। एक कैप्टन अभिमन्यु, हम उस पर चूंकि समय का अभाव है उसी पर चर्चा कर लें। दूसरा रामविलास शर्मा जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और राव इंद्रजीत सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनके नाम भी आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बाजी कौन मारेगा? नहीं, देखिए, हरियाणा का नतीजा भी बहुत चौंकाने वाला होगा खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि उन लोगों ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह के नतीजे आएंगे जो प्रेडिक्शन आ रहे हैं। और जिन मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों की चर्चा हम तमाम लोग कर रहे हैं, उसमें लगता है कैप्टन अभिमन्यु के साथ ज़्यादा पक्ष में जाती है बात दिख रही। हालांकि ठीक है कि रामविलास शर्मा है, लेकिन बाकी दो नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी हालांकि बार बार कहती है कांग्रेस मुक्त भारत हो, लेकिन कांग्रेस युक्त पार्टी बनती जा रही है। वो जैसे वह वीरेंद्र सिंह को लाया, फिर इंद्रजीत जी को लाया। ये 2 नाम शायद मुझे लगता है कि ये 2 नाम पिछड़ जाएंगे रेस में, क्योंकि वो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। और एक नाम बार फिर केंद्र से भी जाने की बात होती है, सुषमा स्वराज का नाम भी कई बार बीच में उछल आता है कि सुषमा स्वराज भी, सुषमा स्वराज नितिन गडकरी की तरह केंद्रीय राजनीति से नहीं जाना चाहेंगे, वो नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कैप्टन अभिमन्यु इन सब में सबसे ज्यादा लोगों की, ये भारतीय जनता पार्टी की पसंद। दुर्गेश जी आपके विचार? मुझे लगता है कि यहाँ इस बात से सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु का नाम अगर आपको याद हो विनोद जी, शुरुआती दौर से ही वो चर्चा में है। लेकिन मैं इससे उलट एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है विनोद जी कि कैंपेनिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने जो धुआंधार रैली की और सब कुछ उनका ऑनस है, हार भी उनकी, जीत भी उनकी। तो सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही राज्यों में, हरियाणा की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, किसी भी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा जो कि आगे चल करके, जो केंद्र को कहीं ना कहीं एक जो है, थोड़ा सा ये हार्श वर्ड होगा लेकिन मैं यहाँ प्रयोग करना चाहूंगा, चैलेंज, वो वैसा भी बिल्कुल कोई वैसा व्यक्ति को केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहेगा जो भविष्य में उनके लिए चुनौती बन सके। मेरा ठीक है। अब इसके हम चलते हैं कमलेश राय जी के पास। कमलेश जी, अब थोड़े हरियाणा की चर्चा जो समय का संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा। वहां आप बहुत बड़े दावेदार थे और सारे राजनीतिक पंडितों का कहना भी था कि हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी कदापि नहीं आएगी, लेकिन वहां भी बहुमत के साथ आने के कगार पर है। वैसे में आपकी क्या भूमिका होगी और क्या लगता है आपको कि हरियाणा की जनता ने क्या आपके मुख्यमंत्री हुड्डा पर लगे आरोपों के कारण तो उनको नकार नहीं दिया? जो झूठा प्रचार किया
जी हाँ बोलिए। जो झूठा प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के नौजवानों को गुमराह करने का काम किया, जैसे बीपी सिंह ने किया था आज के कुछ दिन पहले। राजीव गांधी जी जब जिंदा थे तब हर जगह एक पेपर लेके बोलते थे सब जगह, ये अकाउंट नंबर है, ये स्विस बैंक में पैसा है, मैं पीएम बनूंगा तो पैसा रिटर्न लाऊंगा, और पूरा देश उन पे भरोसा करके बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। उसी तरह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आज प्रधानमंत्री यही सब बता के बने हैं, और झूठी चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलती। आप देख रहे हैं जितना उद्घाटन उन्होंने किया सब कांग्रेस द्वारा किया हुआ काम था, चाहे वो जम्मू कश्मीर का ट्रेन का हो, चाहे बैंगलोर में हो, चाहे मंगल ग्रह पे जाने का हो, जितना काम हुआ सब कांग्रेस ने किया, फीता काट के श्रेय लेने का काम किया, और ये एडवर्टाइज बहुत बढ़िया करते हैं। आप जो हम लोग हरियाणा की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उसके माध्यम से हरियाणा की बात करेंगे, कमलेश जी गुमराह हो रही है। हरियाणा के ऊपर कांग्रेस का काम और कांग्रेस के विकास का काम आने वाले समय में लोगों को फिर पता चलेगा, और 5 साल बाद फिर कांग्रेस आएगी। इतिहास गवाह रहेगा कमलेश जी, आपकी करतूतों का इतिहास गवाह रहेगा, क्योंकि जो आपके 10 साल बीते हैं भारत को राज करने में, और जिस पैमाने पे घोटाले हुए हैं, जिस लेवल पे हुए हैं, जो देश का आपने दिवाला निकाला है, अवश्य ही देश आपको याद रखेगा, अवश्य ही देश आपको याद रखेगा। 10 साल में इस देश का जितना बड़ा काम आदरणीय मनमोहन सिंह, आज भी आदरणीय मनमोहन सिंह जी के ऊपर नहीं हुआ है। 4 किताबें आ चुकी है। कमलेश जी, आप सामने खड़े हुए सफेद हाथी को इनकार मत कीजिए, आप कृपया करके अपना आत्म मंथन कीजिए कि अब क्योंकि हमने संकल्प ले लिया है कांग्रेस मुक्त भारत, तो आप अपनी चिंता कीजिए सबसे पहले। दीपिका जी आपकी बात सुनेंगे। अब हम लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों की संभावनाओं पर चर्चा कर ली। अब ठीक है कमलेश जी, अब हमारा समय समाप्त हुआ, अब इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन अब जो बातें सामने, 2 चीजें अस्पष्ट हैं। एक तो महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह पूर्ण बहुमत मिले तब, नहीं मिले तब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और सरकार का गठन होने जा रहा है। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव के बाद, ये दोनों प्रदेश के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण थे, पूरे देश की नजर, पूरे विश्व में नजर लगी हुई थी। यह भी लगभग तय हो गया कि वह गठबंधन का युग ही समाप्त नहीं हुआ। अब जो राष्ट्रीय दल के रूप में एक छत्र राज कांग्रेस का चलता था, अब देश की जनता ने कांग्रेस के विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया है, वो धीरे धीरे वापस रहे, यह स्पष्ट हो गया। रही बात इन दोनों प्रदेशों में मुख्यमंत्री बनने की, तो महाराष्ट्र में अवश्य द्वंद्व है कि देवेंद्र फडणवीस या पंकजा मुंडे दोनों मुस्कर गए। तो जहां तक चूंकि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वहां अनुभव, प्रशासनिक क्षमता, इन सबों की जरूरत पड़ती है। तो पंकजा शायद पीछे इस मुद्दे पर हट जाएंगे, इस कसौटी पर देवेंद्र आगे रहेंगे, लेकिन कोई नहीं जानता, हो सकता है कि कोई 5वां नाम सामने आ जाए, ये 19 तारीख को के बाद पता चलेगा। हरियाणा में भी कैप्टन अभिमन्यु का पलड़ा भारी है, वो एक अच्छे प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं और पूरे देश की राजनीति की समझ उनमें बहुत अच्छी है। हालांकि जैसे कि राजनीति में भविष्यवाणी हम नहीं करेंगे, लेकिन ये 2 नाम सामने हैं। अब हम देख लेंगे, प्रतीक्षा करेंगे आगे ये क्या होता है। तो आज की चर्चा को मैं विराम देते हैं। दुर्गेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फजल आपका धन्यवाद, दीपिका जी आपका धन्यवाद, कमलेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा भाग लेंगे। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय राजचक्र में एक नए विषय पर, नए मुद्दे पर बहस के लिए अपने अतिथियों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।